Hello friends, myself Dr. Nidhi Darbari in My Education Treasure। आज हम पाठ योजना की रूपरेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर या पाठ योजना क्रमांक लिखना है। उसके बाद डेट या दिनांक, उसके बाद क्लास या कक्षा लिखने के बाद सब्जेक्ट या विषय, तत्पश्चात पीरियड या कालखंड आएगा। नेक्स्ट है नेम ऑफ द स्कूल या विद्यालय का नाम, उसके पश्चात समय। नेक्स्ट उसके होगा टॉपिक या प्रकरण। फिर हम लिखेंगे छात्रों की औसत आयु, उसके बाद छात्राध्यापक का नाम। इसके बाद जनरल एम्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट या विषय शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। उसके बाद स्पेसिफिक एम या ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द टॉपिक लिखेंगे, प्रकरण शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद आएगा मटेरियल एड या शिक्षण सामग्री। तत्पश्चात प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान आएगा। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना लिखनी होगी। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम या उद्देश्य कथन आएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग डेवलपिंग क्वेश्चंस या प्रस्तुतिकरण प्लस विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न के बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन या बोधगम्य प्रश्न होंगे। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन एंड ब्लैक बोर्ड समरी या स्पष्टीकरण एवं शामपट कार्य लिखेंगे। उसके बाद रिव्यू क्वेश्चन और रिकैपिटुलेशन या पुनरावृत्ति लिखेंगे और अंत में होमवर्क या असाइनमेंट या गृह कार्य लिखना होगा। पाठ योजना के स्वरूप में दिए गए शीर्षकों का संक्षिप्त वर्णन निम्नांकित है। पाठ योजना की क्रमांक संख्या। सबसे पहले प्यूपल टीचर को अपने लेसन प्लान का सीरियल नंबर लिखना होता है। इससे उसे व उसके सुपरवाइज़र को यह ज्ञात करने में आसानी होती है कि कौन सा लेसन पढ़ाया जा चुका है और कौन सा लेसन पढ़ाया जा रहा है, वह कितने शेष हैं। दूसरे नंबर पे आता है तिथि। लेसन प्लान में सीरियल नंबर के बाद डेट या तारीख लिखनी होगी। इससे रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी कि किस दिन कौन सा लेसन प्लान पढ़ाया गया। तिथि के पश्चात कक्षा आएगा। लेसन प्लान या पाठ योजना में यह आवश्यक है कि वह किस क्लास के लिए बनाया जा रहा है। यह दो तरीकों से आवश्यक है। इससे प्यूपल टीचर को टीचिंग मेथड का चयन करने में आसानी होगी। वह प्यूपल टीचर इसे छात्र छात्राओं के मानसिक स्तर के अनुसार चयन कर सकेगा। दूसरा, पर्यवेक्षक भी लेसन प्लान में यह देख सकेगा कि कंटेंट या पाठवस्तु, टीचिंग एड या शिक्षण सामग्री व टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि छात्र छात्राओं के मानसिक स्तर के अनुकूल है या नहीं। क्लास के पश्चात सब्जेक्ट या विषय आएगा। पहले दी गई प्रविष्टियां लिखने के बाद प्यूपल टीचर को सब्जेक्ट या विषय लिखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक ही टॉपिक या प्रकरण जैसे लैंग्वेज या भाषा और इतिहास, हिस्ट्री और भूगोल या ज्योग्राफी पढ़ाया जा सकता है। लेसन प्लान या पाठ योजना में विषय लिखना दो कारणों से आवश्यक है। लेसन प्लान सब्जेक्ट या विषय से मैच करेगा। उदाहरण के लिए जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही लेसन प्लान बनाया जाएगा। दूसरा, हर विषय के शिक्षण उद्देश्य अलग अलग होते हैं जिनको प्राप्त करना होता है, तो हर विषय के शिक्षण उद्देश्य उस विषय से संबंधित लिखे जाएंगे। इसके पश्चात घंटा या कालखंड आता है। यहाँ समय तालिका के अनुसार कालखंड लिखा जाता है। तत्पश्चात विषय, नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्कूल या संस्था का नाम आएगा।
कालखंड के पश्चात विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। कभी कभी प्यूपल टीचर को भिन्न भिन्न विद्यालयों में जाकर शिक्षण कार्य करना होता है, इसलिए यह आवश्यक होता है कि विद्यालय का नाम लिखें कि उन्होंने किस विद्यालय में जाकर शिक्षण कार्य किया है। इससे विद्यालय के प्रति वे उदार हो जाएंगे व इससे पर्यवेक्षक भी विद्यालय के टच में रहेगा कि कौन सा विद्यार्थी शिक्षक किस विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहा है। तत्पश्चात समय लिखना है। छात्र शिक्षक को समय का ध्यान रखना चाहिए। यह दो तरह से फायदेमंद है। छात्र शिक्षक को यह पता होगा कि कितने समय तक वो कक्षा में को पढ़ाएगा और अपना शिक्षण को कम या ज़्यादा कर सकता है अगर समय ज़्यादा या कम हो रहा हो। दूसरा, पर्यवेक्षक को भी यह तय करने में आसानी होगी कि समय कम या ज़्यादा है। टॉपिक या प्रकरण। हर पाठ्य वस्तु में विषय वस्तु को सुविधा की दृष्टि से अलग अलग चैप्टर्स में विभाजित कर दिया जाता है। छात्र शिक्षक को अपने चैप्टर को हर दिन के अनुसार छोटे छोटे खंड में विभाजित कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार उदाहरण के लिए कक्षा 9 को इतिहास शिक्षण के लिए मोहम्मद तुगलक की कई प्रकरण में विभाजित करना चाहिए। यह बात याद रखनी चाहिए कि भाषा शिक्षण पुस्तक में प्रकरण का नाम ही पाठ्ययोजना का प्रकरण होगा, पर इतिहास, भूगोल, विज्ञान व गणित में ऐसा नहीं होता है। उनमें यह आवश्यक होता है कि हम इन विषयों का टॉपिक छोटा करके पढ़ाएं एवं हर दिन के पाठ्ययोजना को एक प्रकरण में शामिल करें। छात्र शिक्षक हर बार प्रकरण का चयन करने की गलती करता है, अतः छात्र शिक्षक को सतर्क रहना होगा कि वह प्रकरण के चयन व उसे व्यवस्थित करने में सावधानी रखे। एक छात्र शिक्षक अपने रुचि के अनुसार प्रकरण चयन कर सकता है। वह दिनांक, कालखंड एवं कक्षा तय करता है। यह सब बातें लेसन प्लान या पाठ योजना में लिखी जानी होती हैं। यहाँ पाठ का शीर्षक लिखा जाता है, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, महाकाव्यकालीन सभ्यता, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन या प्रबंध। शीर्षक सरल, सुबोध तथा संक्षिप्त होना चाहिए। साथ ही यह पाठ के केंद्रीय भाव को व्यक्त करे। यह श्यामपट्ट पर पहले से ना लिखा जाना चाहिए, वरन उस समय लिखा जाए जब शिक्षक प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन को पूरा कर ले। नेक्स्ट सब हेडिंग है छात्रों की औसत आयु। यहाँ उस कक्षा के छात्रों की औसत आयु लिखी जाती है जिसको पाठ पढ़ाया जाना है। इसके बाद छात्र अध्यापक का नाम आता है। यहाँ उस शिक्षक का नाम लिखा जाता है जो उस पाठ को पढ़ा रहा है। नेक्स्ट सब हेडिंग आती है सामान्य उद्देश्य। प्रत्येक विषय के सभी पाठों के शिक्षण के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं। यहाँ इन उद्देश्यों को लिखा जाता है। हर पाठ योजना को पढ़ाने के उद्देश्य दो तरह के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं व विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित होते हैं। विषय जब पूरा हो जाता है तब सामान्य उद्देश्य प्राप्त करते हैं, पर विशिष्ट उद्देश्य हम प्रकरण को शिक्षण खत्म करते होते ही प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी भिन्नता सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य की यह है कि सामान्य उद्देश्य निश्चित होते हैं, पर विशिष्ट उद्देश्य में विभिन्न पाठों में अलग अलग होते हैं। हर विषय के विशिष्ट उद्देश्य अलग अलग होते हैं। पाठ योजना बनाने के पूर्व छात्र शिक्षक को अपने पाठ के सामान्य उद्देश्य मालूम होने चाहिए। एक टॉपिक कई स्तरों पर पढ़ाया जाता है, पर उसके उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न होंगे। नेक्स्ट सब हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य
प्रकरण से संबंधित होते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए पाठ योजना बनाई गई है। विशिष्ट उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हो सकता है, कौशल का विकास करने के लिए हो सकता है, व रसानुभूति के लिए भी हो सकता है। उदाहरण के लिए एक इतिहास के पाठ योजना में अकबर का प्रशासन प्रकरण में छात्र शिक्षक को विशिष्ट उद्देश्य में लिखना होगा अकबर का प्रशासन। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य होता है, कविता शिक्षण में रसानुभूति प्राप्त करने का उद्देश्य होता है, व भाषा क्राफ्ट व गृह विज्ञान शिक्षण में कौशल प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। सहायक सामग्री। पाठ विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस सामग्री का प्रयोग करना चाहता है उसे यहाँ लिखा जाता है, जैसे मानचित्र, चित्र, समय रेखा, मॉडल, एपिडायोस्कोप तथा उसके द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले चित्र आदि। सहायक सामग्री के अंतर्गत चौक, डस्टर, संकेतक आदि नहीं आते हैं। सहायक सामग्री को जिस क्रम में तथा जिस स्थान पर प्रयुक्त करना है उसे उसी क्रम में लिखना चाहिए। नेक्स्ट सब हेडिंग है पूर्व ज्ञान। प्रत्येक पाठ्य योजना में छात्रों के पूर्व ज्ञान का उल्लेख करना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रस्तावना का आधार यही है। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत न केवल छात्रों द्वारा पहले पढ़ी बातों का वरन उनके उन सब अनुभवों का भी समावेश होता है जो उनको पाठ विषय के संबंध में प्राप्त है। नेक्स्ट सब हेडिंग है प्रस्तावना। हर्बर्ट के अनुसार नया ज्ञान या अनुभव प्रदान करने के लिए हमें सबसे पहले छात्र के उस पूर्व ज्ञान या अनुभव को चेतना के केंद्र में लाना चाहिए जो उसे नवीन ज्ञान की ओर आकर्षित कर सके। इसी को हर्बर्ट ने पूर्वानुवर्ती पिंड अपरसेप्टिव मास की संज्ञा दी है। पाठ की प्रस्तावना का यही उद्देश्य है। प्रस्तावना के मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित हैं: पूर्व ज्ञान की जांच करना, पूर्व कार्य का संबंध वर्तमान कार्य से स्थापित करना, नवीन पाठ के लिए प्रभावोत्पादक वातावरण उत्पन्न करना, मस्तिष्क को नवीन विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए तैयार करना। नेक्स्ट सब हेडिंग है उद्देश्य कथन। यहाँ पाठ का उद्देश्य लिखा जाता है। छात्रों के समक्ष पाठ के उद्देश्य को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जाए कि उसका महत्व छात्रों के सामने स्पष्ट हो जाए। यदि छात्रों के समक्ष उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा तो व्यवस्थित रूप से चिंतन तथा कार्य कर सकेंगे और उद्देश्य की पूर्ति के लिए यथाशक्ति प्रयास करेंगे। अगली सब हेडिंग है प्रस्तुतिकरण। संपूर्ण समस्या को केंद्र बिंदु पाठ के प्रस्तुतिकरण में निहित होता है। इसमें लिखा जाता है कि पाठ विषय को छात्रों के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत किया जाना है। तत्पश्चात बोधगम्य प्रश्न पूछे जाने होते हैं। बोध प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिससे शिक्षक को यह ज्ञात हो जाता है कि छात्रों ने पाठ को ग्रहण कर पाए या नहीं। प्रश्नों के उत्तर शिक्षक यह समझ लेता है कि छात्रों ने कितना ग्रहण किया। इसके बाद आता है शामपट सारांश। शामपट सारांश पुनरावृत्ति के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों से तैयार किया जाता है। अतः ये प्रश्न क्रमबद्ध होने चाहिए। जो छात्र उनके ठीक उत्तर दें उनको संक्षिप्त और स्पष्ट शब्दों में शामपट पर लिख देना चाहिए। शामपट सार को तैयार करने की दूसरी विधि यह है कि पाठ के विकास के साथ साथ कुछ प्रमुख बातों को शामपट पर संक्षेप में लिखते चलना चाहिए, परंतु छात्रों को इन मुख्य बातों को साथ साथ लिखने की अनुमति नहीं दी जाती है, वरन बाद में उनको उतारने के लिए समय दे दिया जाता है और उस समय शिक्षक कक्षा का निरीक्षण करता है। अगर आपको यह वीडियो रोचक एवं ज्ञानात्मक लगा हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हो जाऊं
दूसरों से शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके पश्चात पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। यहाँ वे प्रश्न लिखे जाते हैं जिनकी सहायता से पाठ पुनरावृत्ति की जाती है। शिक्षक को यह ज्ञान हो जाता है कि छात्र पढ़ाए गए पाठ को समझ गए हैं या नहीं। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद कक्षा कार्य आता है। शिक्षक अपने साथ 5 खाली स्थान भरो अथवा सही गलत अथवा जोड़ी बनाए लपेट शामपट पर लिख कर लाए जाएगा और कक्षा में छात्रों को एक एक करके बुलाकर उनसे कक्षा कार्य करवाएगा। अंत में गृह कार्य आता है। गृह कार्य के माध्यम से शिक्षक छात्रों के अर्जित ज्ञान को प्रयोग में लाता है। गृह कार्य निर्धारित करते समय शिक्षक को छात्रों की रुचि, योग्यता, व्यक्तिगत भेद का ध्यान रखना चाहिए। Thank you very much for patiently watching the video and don't forget to comment.